आप इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाएं और तमाम जो फैक्ट्स हैं उनका तयन किया जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी के दौर में तो आपको पता है वो रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर उनका इन्हिसार था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कौन है सच्चा, कौन है झूठा? किसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा? किसी से हुआ इत्तेहाद तो किसी से टूटा। इमरान खान का इक़्तिदार आखिर कैसे छूटा? पल पल मुल्क के बदलते सियासी रंग। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। जनाब, पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक इंसाफ के बैरूनी साजिश के बयाने की साफ साफ खुले अल्फाज में बिल्कुल नफी कर दी। DGISPR ने जिस तरह से पाक फौज के मौकिफ की वजाहत की है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बाबर इफ्तिखार ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामे में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। साथ ही एक बार फिर से दोहराया कि फौज का सियासत से जनाब कोई लेना देना नहीं है और इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट कहने की बात पर भी कहा किसी ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे। अब खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मुझसे अड्डे। अब खान साहब ने कहा कि मुझे ऑप्शंस लाके दिए गए थे, लेकिन DGISPR ने तमाम चीज़ों की नफ़ी कर दी है। इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन खावर, साबिक वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है अली गौहर बलोच साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कहरा भी कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया, आप सबको सलाम। स्टार्ट करूंगा जनाब हसन खावर से। हसन खावर साहब, इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के ये कह रहे थे कि मेरे पास एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई ऑप्शंस और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। आज DGISPR ने इसकी मुकम्मल नफी कर दी। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो जाहिर है कि उस मीटिंग में नहीं था और मैंने आज उनकी वो बिल्कुल देखी है स्टेटमेंट, लेकिन लॉजिकली मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि रेजिग्नेशन जो है वो तो ऑप्शन आखिर तक हमारे अपने हाथ में था। वो कोई ऐसी ऑप्शन तो नहीं थी कि उसमें हमने किसी के पास ले जाकर उसे एक्सरसाइज करना था। तो वो तो किसी भी वक्त आखिरी वक्त में भी अगर PM चाहते तो रिजाइन कर सकते थे, तो दैट शुड नॉट बी एन ऑप्शन फ्रॉम आवर साइड। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं वहां मौके पे मौजूद नहीं था। लेकिन मैं आपका अभी इंट्रोडक्शन सुन रहा था और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि मेरे ख्याल में सलमान, जो DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे तो PTI के मौक़िफ़ की तायीद होती है। अच्छा। उन्होंने ये बिल्कुल बात की है कि जो एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उसमें किसी साजिश का जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में ये बात बताई कि जी बैरूनी मुदाखलत हुई है, इंटरफेरेंस हुई है, और इंटरफेरेंस का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। अब बात यह है कि हम इंटरफेरेंस के ऊपर हमारा क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये तो नहीं है कि आप हमारी बात सुन के ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेसी एंड आप जो बात कर रहे हैं। जी मैं आपको एक मिनट दें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश हुई है या नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। हम क्या कह रही है? हम ये कह रही है कि आप इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाएं और तमाम जो फैक्ट्स हैं उनका तयन किया जाए, क्योंकि जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है तो ये एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट पूरी कौम के लिए, तमाम इदारों के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए अहम है। और वो जुडिशियल कमीशन जो है वो तमाम हक़ाइक़ का तयन करके लोगों के सामने रख दे। और इस बात में मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई इनकार होगा या होना चाहिए। अब अगर कोई सियासी जमात या अगर कोई पार्टी इससे बचना चाहती है तो फिर मुझे तो लगता है कि इसमें कोई और चीज़ है। अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी मैं काउंसिल की कमेटी की मीटिंग बुला लूंगा, नेशनल असेंबली में कमेटी को बुला लूंगा, जब हमने बुलाई थी उस वक्त तो आप आए नहीं, तो अब आप क्यों जुडिशियल कमीशन बनाने से भागते हैं? आप क्यों नहीं बनाते? अगर आप समझते हैं कि मुल्क की सालमियत का मसला है तो जुडिशियल कमीशन बना दें, और अगर आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी तो फिर यही हक़ाइक़ लोगों के सामने आ जाएंगे। तो मुझे नजर नहीं आता कि इसमें कोई ऐसी बात है। दूसरी बात, आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की, उसमें भी DGISPR ने ये दो बातें बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि रूस के ऊपर
जो इमरान खान रशिया गए थे वो हमारी मर्जी उसमें शामिल थी, तमाम इदारे और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर एक पेज पे थे इस इशू पे, ऑन बोर्ड लिया था। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे का रिस्पॉन्स भी यही होता, एब्सोल्युटली नॉट। तो उन्होंने खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद की। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता हम दे रहे थे, उन्होंने कहा हमारा भी यही मौक़िफ़ होता। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है उसको उसकी तायीद हुई है। और सर, विद ऑल रिस्पेक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग अब जो अपनी मुहिम चलाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या हुकूमत जाने से पहले जो इमरान खान साहब का एक नैरेटिव था, एक सोच थी, जो उन्होंने एक सोच बिल्डअप की थी जिसकी वजह से उन्होंने आवाम को मोबिलाइज भी किया था, उसकी सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, एब्सोल्युटली नॉट और मेरे खिलाफ साजिश हुई है। सर, आज ये दोनों बातें नफी में आई हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये बयानिया आपके हक में गया है? सर, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये नफी में नहीं आई। आप उनकी स्टेटमेंट दोबारा इस प्रोग्राम के बाद सुन लीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने ये फैसला नहीं लिया कि साजिश हुई है या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। हम क्या कह रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि उस एलामिये में, हम ये कह रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। हुकूमत से भी हम ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी इसलिए भेजा गया है वो मरासला कि वो उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाए, और अगर नहीं साजिश हुई होगी तो आवाम के सामने आ जाएगी। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना सेंसिटिव इशू है कि हमारे ख्याल में ये मुल्क, ये कौम, मैं, आप, हमारे इदारे, हमारी सियासी जमातें, हमारे वर्कर, हमारे बच्चे ये डिजर्व करती हैं कि ये कमीशन बने और ये हकायक का तयन और लोगों के सामने रखे। ठीक है फारूक हमीद साहब, ये बताइएगा, अभी मैं देख रहा था शेख रशीद साहब का बयान, वो ये टीवी चैनल पर कह रहे थे कि जनाब अब इस टाइम पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई तो बंद है, क्योंकि जब सारा मामला हो गया फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं बनता। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर आप? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं यहाँ पे आई डोंट एग्री विद शेख रशीद साहब। उसकी वजह यह है कि इवन अ पर्सन लाइक मी विद वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, और मैं जो कुछ है मेरा तज्जिया वो अखबारों की खबरों में जो न्यूज़ आती हैं वही देख के हम करते हैं। इवन अ पर्सन लाइक मी वाज कंसर्न कि पिछले 1 महीने के अंदर इतने स्पेकुलेशंस हुई हैं, इतने अफवाहें हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग हुई है, अबहाम क्रिएट हुआ है, और ऐसे अजीब नैरेटिव आए हैं कि अगर ये DGISP आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो बिलीव मी काफ़ी ये इस तरह मामला चलना था। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कि लोग परेशान हैं, अजीब किस्म की बातें लिख रहे हैं, ये सारा जो मामला चल रहा है ये चलते रहता। मेरा ख्याल है लॉट ऑफ दो स्पेकुलेशन और वो जो चीज़ें हैं दे बीन पुट टू रेस्ट, और ये होना चाहिए था। और मुझे भी आज आई एम ग्लैड कि कुछ चीज़ों पे आपको क्या लगता है, आपका क्या कहता है सियासी तज्जिया, दिफाई तज्जिया आपका क्या कहता है? जो आज नैरेटिव था, जो आज बयान आया था, वो किसके नैरेटिव की हिमायत करता है? आपको क्या लगता है? ये देखिए, मैं वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान में जब भी साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कॉन्स्पिरेसी, तो वो हमने हमेशा सुनी है। पाकिस्तान में जब कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली हुई अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, अगरतला साजिश, शेख मुजीबुर रहमान, फिर ये भी आता हमेशा किताबों में, तारीख ने ये लिखा है कि साजिश हुई थी जिसपे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, उनको असैसिनेट किया गया लियाकत बाग में 1951 में। फिर उसके बाद ये उस वक्त होती थी नेशनल अवामी पार्टी, वो हैदराबाद कंस्पिरेसी केस उसको कहा जाता था, ये भी रियासत के खिलाफ था, बल्कि टू दिस एक्सटेंट कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब उनको लेके गए और नेशनल अवामी पार्टी एज अ पोलिटिकल पार्टी वाज बैंड। बड़े मोहतरम लेट वली खान साहब उस वक्त होते थे, बाद में उन्होंने नाम चेंज करके NAP कर दिया, नेशनल अवामी पार्टी बन गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंस्पिरेसी इज अ वेरी वेरी लार्ज कॉन्टेक्स्ट जो आया अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि इनिशियली आई वाज आल्सो कैरिड अवे बाय दिस, लेकिन ये बात सही है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये नहीं कहीं पे लिखा गया कि साजिश हुई है। यस, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जो कि उन्होंने कहा कि इज अनएक्सेप्टेबल, ये वर्ड्स हैं, अनएक्सेप्टेबल। अब ये नहीं बताया गया कि वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस एग्जैक्टली क्या है। अब कोई ये भी कह सकता है कि जी वो जो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो एकदम सडनली वो निकले अपनी एम्बेसी और लाहौर के कौंसल जनरल से, उन्होंने तमाम लोगों से मिलना शुरू कर दिया, और तकरीबन वही लोग
जो कि बाद में नो कॉन्फिडेंस वोट भी लेके आए। तो इस तरह की एक्टिविटीज को भी आप कह सकते हैं ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बार बार कह रही थी उस वक्त अपना असद उमर साहब कि हमारे पास तमाम सबूत हैं कि बड़ा पैसा आया है, कराची से पैसा पहुंचा है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम उस वक्त ये कहते थे कि जनाब अगर असद उमर साहब आपके पास सॉलिड एविडेंस है उसको लेके आए। ये आई होल्ड इट अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट कि अगर आपके पास एविडेंस है तो फिर आपको चाहिए था कि वो डॉलर थे या यूरो थे या जो भी करेंसी थी वो चीज़ें आप लेके आते ताकि लिंक होता कि हाँ भी ये उस एम्बेसी के लोग हैं या जो भी कोई तरीका अपनाया गया है। अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको ट्रैक किया है फिर सामने लेके आओ, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। लेकिन जब वक्त आया उन्होंने आर्टिकल 63 वाली जो है वो रेफरेंस भेजा, उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं था, उन्होंने कोई फिजिकल सबूत नहीं दिया। सर मुझे आगे भी बढ़ना है लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपके माजी में कभी कोई आपको ऐसी नजीर मिलती हुई नजर आई या आपको माजी में मिलता जलता है कि भाई इस तरह की जो बात है या इस तरह की इंटरफेरेंस कह लें या कॉन्स्पिरेसी कह लें, जो आपको कहना चाहें कह लें, ऐसी माजी में कभी होती रही है लेकिन उसको इतनी अहमियत दी गई या उसको इतना सीरियस लिया गया? क्योंकि यूजुअली लोग कह रहे हैं, सियासी तज्जियाकार कह रहे हैं ये तमाम मामला होते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने इंडिया को मना किया होगा कि आप रूस से जना तिजारत ना करें, तो उसको भी इंटरफेरेंस कह सकते हैं, इसको भी थ्रेट कह सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है माजी में? देखें ये चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले, सी पैक के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिशें, अफ़गानिस्तान से एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ये TTP और बाकी ग्रुप जो हैं ये पाकिस्तान में हमले करते रहे, रॉ NDS। और फिर आपको पता है कि अमरीकी रहे यहाँ पे अफ़गानिस्तान में 15-17 साल, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया कि उनको रोके, उन TTP वालों को उनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय करें, सब कुछ उनके नाक के अंदर होता है। लेकिन एक बात है जिसका मैं ये समझता हूँ कि वाकई पाकिस्तान में एक देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है ही वाज द ग्रेट लीडर, और उन्होंने वाकई अमेरिकन को आंखों में आंखें डाल के उनको चैलेंज किया था न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट पे। 1976 की बात है, और उनको फिर थ्रेट भी मिले थे उस वक्त के जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वगैरह, वो तमाम लोग। तो वो खुद आके, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आते थे, पिंडी के बाज़ार में आए थे और उन्होंने कहा था कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है और ये बाहर से बैठ के मैं किया है। तो जब हम नैरेटिव ये देखते हैं जो मीडिया ने बहुत बताया, एग्जाम्पल दिए हैं, रजीम चेंज पूरी दुनिया में, तो उस वक्त लोगों का ख्याल ये था कि जी वो जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और एक प्रॉपर डेमोक्रेट एक मूवमेंट चली थी उनके खिलाफ, गालिब वो भी फॉरेन इंस्पायर्ड थी। सर मुझे आगे बढ़ना है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। अली गौहर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली गौहर साहब एक बताइए बात, 2017 में नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार से वो अलग हुए थे तब उनका भी एक काफिला निकला था इस्लामाबाद से, फिर लाहौर की तरफ आया था, उन्होंने भी हर जगह बैठ के कहा था कि यार मुझे क्यों निकाला। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये एक सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन आज जो DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपको क्या लगता है, आपके नैरेटिव को तकवीयत मिली है या वाकई में इमरान खान साहब सच कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज की जो मतलब है कि मीडिया टॉक थी ISPR की तरफ से, और उससे तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं, जो पाकिस्तान में एक इंतशार का बयानिया लेकर जो एक पाकिस्तान में वो आग लगाना चाहते हैं इस हवस में कि गैर कानूनी तौर पर जो कि वो इक़्तिदार पर मुसल्लत रहना चाहते थे, गैर आइनी तौर पर रहना चाहते थे, और जब उनको पाकिस्तान के इदारों ने आइन और कानून के मुताबिक अमल करते हुए उस गैर आइनी हुकूमत को जो कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने कायम की थी एक आइनी तरीके के साथ हटाया, तो अभी तक वो उसी इंतशार की पॉलिसी पर कायम है। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट का बड़ा वो चर्चा करते थे, उससे वो सियासी शोहरत हासिल करना चाहते थे। इस बात की पहले भी ज़राए जो हैं वो तरदीद कर चुके हैं, और आज तो बड़े क्लियर अल्फाज में जो है उसकी तरदीद आ गई कि हमसे किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं हैं, तो एब्सोल्युटली नॉट का तो फिर कोई जिक्र ही नहीं है। देखिए ये वो मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद थे, जब आपने देखा
कि जिस वक्त इंडिया ने धमाके किए थे एटमी, तो उनके मुकाबले में ओपनली जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी कॉल्स आई और उन्होंने किस तरह से अरबों डॉलर्स की ऑफ़र की। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्की सलामती के लिए और अपने मुल्क की बका के लिए उन तमाम ऑफ़र्स को जो था वो जूते की नोक के ऊपर ठुकराया और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया और पूरी दुनिया में मतलब है कि ये तस्लीम करवाया कि पाकिस्तान एक एटमिक कुव्वत है और पाकिस्तान अपनी सलामती के ऊपर कोई किसी किस्म की ऑफर जो है वो सर 2017 में आप लोग नहीं करेगा ना कि वोट को इज्जत दो, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। उसके बाद देखा फिर उनकी दी बिल्कुल। देखे मैं ये गुजारिश करता हूँ, देखिए जो बैनुल अक़वामी जब रजीम तब्दील होती हैं तो उनके रियासत के साथ, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि रियासत के साथ मामला चलते रहते हैं। रियासत के जिस तरह से सी पैक जैसा प्रोजेक्ट है, जिस तरह से और दीगर के इशूज़ हैं, उन पर इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन वो किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं होती। वो तो रियासत से लेकर रियासत तक के मामलात होते हैं। कभी हमारे निशेबो फराज आते रहे हमेशा, कभी हमारे अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात रहे हैं, कभी नहीं रहे। यही इमरान अहमद नियाज़ी जब ट्रंप को मिलने के लिए गए तो आपको पता है कोरोना के डेज थे और इन्होंने वायलेशन भी की और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया और ये उस दिन बड़ी धमाले डाल रहे थे और बड़े नारे लगा रहे थे कि जिस तरह से कि ये 92 का कप दोबारा जीत कर आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ था कि इंडिया ने जो मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर किया और दूसरी तरफ जो थे वो मोदी साहब नारे लगा रहे थे और अपनी फतह के जश्न मना रहे थे। तो उस वक्त भी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को कितना बड़ा धचका लगा और उसका भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि इनके दौरे हुकूमत में वो मतलब है कि कश्मीरियों के ऊपर शब खून मारा गया। ये बात आपको माननी गुजारिश करने का मकसद है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कही है वो किसी ने नहीं की। इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा सर। जो आप कर रहे हैं बात, जो आप बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 की ब्लैक डे है बिल्कुल, क्योंकि भारत ने गाज़िबाना कब्जा किया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने जो बात की है, नो डाउट मैं सारे इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद ये बात है। नहीं देखे मेरी बात मुकम्मल होने देना। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये इमरान खान साहब की हम समझते हैं कि ये इनकी जब से इनकी हुकूमत आई तो खारजा के महाज पर इनकी जो खारजा पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया, अड्डे नहीं दी, मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश हुई है। आपको किसने रोका था? आप ईरान से गैस के वो वायदे कर लेते अगर आपके ऊपर। वो मियां नवाज शरीफ था जिसने एटमी धमाके किए, आप में सिक्कत कहाँ थी? आप तो IRTS सिस्टम की पैदावार थे, चोर दरवाज़ों के जरिए इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए थे। इसीलिए वो लोग जो जिनको आपने दूसरी पार्टियों से वरगला कर लाए थे, वो जब उन्होंने देखा कि आपकी नाकिस कारकर्दगी, आपकी करप्शन के किस्से देखे तो वो आपको छोड़ के चले गए। उस पर आपने एक झूठा बयानिया कायम करने की कोशिश की और आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के चले गए। आपके इत्तेहादियों को ये इतराज़ था कि आप उनकी बात नहीं सुनते थे, जो आपने उनके साथ कमिटमेंट्स की थी वो पूरी नहीं की। आप तो कहते थे कि जब मैं बरसरे इक़्तिदार आऊँगा तो अरबों रुपए की जो हैं वो मतलब है कि इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ जाएंगी, इतने करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, इतने लाख हम घर बना देंगे। पूरी कौम को आपने हर कदम के ऊपर झूठ बोला, हर कदम के ऊपर पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा किया और फिर ये कहते हैं कि रात के 12 बजे जब आप आइन तोड़ेंगे, जब आप आगे बढ़ूंगा आपकी तरफ वापस आऊंगा फिर उस वक्त आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। दौरे इक्तिदार में वजीर खारजा नहीं लगाया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के बाद जब बहुत ज्यादा मामला हुआ उसके बाद उन्होंने वजीर खारजा लगाया था। अच्छा मैं आऊंगा सर ये हसन खावर की तरफ। हसन खावर साहब ये कहां ये नौकरियां, ये नौकरियों का जो दावा किया गया था, जो बताया गया था आपको नौकरियां मिलेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उस वक्त हमने खारजा की मार्ग पर बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की। सर मैं आगे आता हूं ना, आपकी तरफ आता हूं। हसन खावर साहब ये तमाम चीजें कहां हैं? ये मतलब नौकरियों के वादे किए गए थे, बहुत सारी चीजों के वादे किए थे। ये कहा गया था कि डॉलर अगर ऊपर बढ़ता है तो फिर आपको नुकसान होता है, वजीर आजम चोर होता है। ये सारी चीजें कहां हैं? ये सिर्फ क्या दावे थे या अपोजिशन का इमरान खान हुकूमत के इमरान खान से ज्यादा बेहतर है? अच्छा गालिबन शायद हसन खावर साहब से हमारा कोशिश करेंगे कि जनाब उनसे राब्ता बहाल हो। फारूक हमीद साहब ये बताइएगा, आपको लगता है ये ज्यादा बेहतर होता, ये सियासी तौर पर एक सवाल है, आप सियासी तज्ज़िये के तौर पे, कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में रह के ज्यादा अच्छा अपना नैरेटिव बिल्ड कर सकती थी? देखिए इस पे दो राय हैं, लेकिन जो
लेकिन जो फाइनल फैसला है वो तो जाहिर बात है पार्टी ने खुद ही करना है, जो उनका पॉलिटिकल विजन है। लेकिन एक मैं बात समझता हूँ कि अब 100, वैसे तो कहा गया था कि 135 लोग होंगे जो कि रिज़ाइन करेंगे, लेकिन ये फिगर जो आज आया जिनका नोटिफिकेशन हुआ है रेजिग्नेशन का, वो है 123। जी जी। तो इसका मतलब ये कि 12 और ऐसे लोग हैं जो कि रेजिग्नेशन नहीं रिज़ाइन नहीं करना चाहते, और उसके अलावा वो 20 और हैं MNA PTI के वो तो जो कि मुनर्रिफ है। तो इन अदर वर्ड्स एक नज़र ये आ रहा है कि गालिबन एक ये 25-30 की एक अपोजिशन जो है एक किस्म की सामने आएगी। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ज़ाती व्यू ये है कि 123 इज़ अ वेरी वेरी बिग फिगर, और एक मेजॉरिटी पार्टी अगर 123 उसके मेंबर्स अब पार्लियामेंट से चले गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्लियामेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी डोमेस्टिकली एंड इन द आइज ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो कैसे होगी, जो मॉरल स्टैंडिंग है वो कैसे होगी। और अगर कोई कहे कि जी हम बाई इलेक्शन कराएंगे, तो पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं कभी देखा, ठीक है 10-15 बाई इलेक्शन का फिगर कह रहे हैं, ये तो सिर्फ कौमी असेंबली का है। अगर आप केपी के असेंबली की बात करें, आप सिंध असेंबली की बात करें, पंजाब असेंबली की बात करें, 400 का फिगर जाता है। कानूनी माहिरीन कहते हैं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बल्कि मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर अब ये अपनी टाइमिंग के मुताबिक प्रोविंशियल असेंबली से भी निकल जाए, सिंध से, पंजाब से और केपी से, तो आउट ऑफ 1100-1200 ओवरऑल पार्लियामेंटेरियन अगर 40% के करीब निकल जाते हैं, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि ये कैसे आप बाई इलेक्शन कराएंगे। ऑल द बुक के मुताबिक कराए जा सकते हैं, और धमकी भी ये दी गई है या इसका डिटर्मिनेशन भी की गई कि जनाब ठीक है फिर हम बाई इलेक्शन कराएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर और एफर्ट एंड रिसोर्सेज इन्वॉल्व। ठीक है ना जी। सो मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट का फ्यूचर। चलिए सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ साहब, क्या वाकई में 1.5 साल जो टेन्योर रह गया, 1 साल 4 महीने, क्या ये टेन्योर पूरा कर सकेंगे? और वाकई में जिनके बारे में कहा जाता है कि मैनेजमेंट लेवल पर वो काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा भी एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब वाला एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अब आप कुछ भी कहें, खान साहब जो भी कहते रहें, लेकिन जाहिर सी बात है मानना यह है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं और शायद वो अपनी काबीना आने वाले दिनों में तश्कील भी दे दें। इमरान खान, आने वाले दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब इस नैरेटिव को बिल्ड करेंगे, बल्कि बहुत ज्यादा बिल्ड करेंगे। उन्होंने जलसों का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे साथ बैरूनी साजिश हुई है, बैरूनी पैसा इन्वॉल्व हुआ है और हमारे लोग इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इस चीज को, इस नैरेटिव को एक तरीके से काउंटर किया जा सकता है अगर शहबाज शरीफ साहब वही सब कुछ करें जो वो लाहौर में करते आए जब वो वजीर आला पंजाब थे। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी, अगर उन्होंने डॉलर को मुस्तहकम कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लेके चले गए, तो शायद इमरान खान साहब का नैरेटिव कमजोर पड़ जाए। क्योंकि कहते हैं ना जनाब, जब आप काम करते हैं तो दावे करने से ज्यादा आपका काम बोलता है। तो जनाब अली गौहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, ये बताइएगा, काबीना अभी तक तश्कील नहीं दी, कहा जा रहा है कि कल तश्कील दे दिया जाएगा। किस किस को क्या क्या वजारतें मिल रही हैं? और खान साहब की बड़ी काबीना पर काफी ज्यादा तनकीद की जाती थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो आप मुख्तसर रखेंगे काबीना? देखें, इसमें बिल्कुल आपने बड़ी रेलिवेंट बात की है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो काबीना की तश्कील है वो मतलब है कि जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनकी मशावरत के बाद जो है वो फ़ाइनल की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अगरचे कि यहाँ पर हमने सब इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की जाएगी कि उस काबीना की तश्कील जो है उसको जितना मुमकिन हो सके उतनी कम तादाद में हो। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने ये सवाल पूछा है कि अगर शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर जाते हैं, मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से कहता हूँ, आपको याद होगा कि जिस वक्त 2013
के इलेक्शन हुए और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की और हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा उस वक्त जो क्राइसिस था वो एनर्जी का क्राइसिस था। और उस वक्त हमें जब हम आवाम में वोट मांगने जाते थे तो लोग ये कहते थे कि अगर आपने सिर्फ एनर्जी का क्राइसिस दूर कर दिया तो हम समझते हैं कि आइंदा कई सालों के लिए जो है वो पाकिस्तान के अवाम जो है वो आपकी पार्टी को ही इलेक्ट करेंगे। ना सिर्फ हमने एनर्जी का जो क्राइसिस था वो बड़े शॉर्ट टाइम में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, बिजली के पैदा करने के कारखाने लगाए। वो तो ये नालायक हुकूमत थी कि उनको प्रॉपर तरीके से भी चला ना सकी। और आज भी देखें लोड शेडिंग ये कर रहे हैं कि अगरचे हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम मतलब है कि वो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि आपको पता है कि सीपैक जैसा प्रोजेक्ट एक बात इत्तेफाक करूंगा, 2013 में बिजली का काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग हुआ करती थी। लाहौर में तो ये मामला थे कि 1 घंटे बिजली आती थी, 2 घंटे जाती थी। लेकिन उसके बाद आपके मुखालिफिन ये इल्जाम लगाते हैं जो मुआहदे आपने किए, बिजली पैदा हो या ना हो, हर साल बल्कि हर महीने उसकी कीमतों में इजाफा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही नैरेटिव रहा है 3.5 साल, इसको क्या कहेंगे सर आप? देखें, जब जिस वक्त हमारा टाइम था उस वक्त जिम्मेदार को हमने 5 साल जो हुकूमत की उसमें हम जिम्मेदार को 5 रुपए यूनिट देते रहे। इनके टाइम में वो यूनिट बिजली का जो है वो 25 रुपए के करीब जाकर पहुंच गया था। ये इनकी नालायकी की वजह थी। अगर इन्होंने सस्ती LNG ना खरीदी, उसमें भी घपले किए, अगर इनके होते हुए पेट्रोलियम का स्कैंडल आया, उस वक्त फर्नेस ऑयल की कीमतें कम थी, वो इन्होंने ना लिया। और इनकी नालायकी की वजह से मतलब है कि वो पाकिस्तान को जो है वो इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो इसमें हमारा कसूर नहीं था। हमने अपने 5 साल में आपको बताया कि जिम्मेदार को 5 रुपए तक यूनिट देते रहे। फिर आपने देखा कि उस वक्त सबसे बड़ा जो दूसरा इशू था वो मतलब है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी और कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात थे। आपको पता है कराची की रौनकें बहाल की गई। ज़रबे अल्ब जो है वो उस वक्त मतलब है कि वो हुई मियां नवाज शरीफ साहब की जिस वक्त हुकूमत थी, और हमने अपनी पाक अफवाज के साथ मिलकर उस दहशतगर्दी के जो वाकयात थे उनमें हमने तकरीबन 95% कामयाबी हासिल की। फिर सीपैक जैसा प्रोजेक्ट आपके सामने आया। जो खाद की बोरी आज इनकी हुकूमत में 8-10 हज़ार रुपए की DAP की मिलती रही है, वो उस वक्त हमारे टाइम में 2400 रुपए की मिला करती थी। आज आप देखें कि घी के इन्होंने रेट कहां पर पहुंचा दिए। जो चीनी 40 से 50 रुपए किलो थी, 45 रुपए किलो थी, वो 140 रुपए तक भी इनके टाइम में गई और 120 रुपए तक उससे कम नहीं हो सकी। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। स्टेट बैंक को एक तजिया ले लेते हैं। पाकिस्तान के पैसे की वैल्यूएशन कर दी। अभी तो देखिए, अभी तो शहबाज सर आऊंगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि दूसरे गेस्ट भी है ना, उनको भी शामिल गुफ्तगू करना है। फारूक हमीद साहब, 2013 में मुझे याद है अच्छे तरीके से, बिजली नहीं हुआ करती थी, 1 घंटे आती थी, 2 घंटे नहीं जाती थी। लेकिन यह बात हकीकत है कि फिर बिजली का जो बहरान था उस पर काबू पाया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद यह कहा गया कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये पुराने मुआहदों की वजह से हो रहा है। सर क्या कहेंगे, किसने ज्यादा मुआहदे गलत किए हैं, किसने बिजली पैदा की है? कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाता है, एक न्यूट्रल तजिया क्या है आपका? देखिए, पीपल्स पार्टी के दौर में तो आपको पता है वो रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर उनका इन्हिसार था, जो कि मैं कहता हूँ बहुत ही नुकसान हुआ पाकिस्तान को, कि बाहर के वो रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर बिजली के घर मतलब वाटर, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया। ये बात सही है कि 2013 में जो मेन इशू था व्हेन द PMLN केम टू पावर, वो ये एनर्जी का क्राइसिस है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और ये भी सही है कि इन दोज 5 years ऑन अ वॉर फुटिंग इन्होंने ये जिस फॉर एग्जांपल साहिवाल का कोल फाइड प्लांट है, फिर बाकी जो गैस फाइड प्लांट्स इन्होंने वो किए, वो सब उस 5 साल में मुकम्मल हुए। और ये ठीक है कि वो एनर्जी का मामला उस वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ पे लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, लेकिन उस वक्त भी पता था कि जो मुआहदे किए गए हैं, कुछ पता नहीं पीपल्स पार्टी के दौर में या इनके दौर में, जहाँ पे वो जो चार्जेस हैं और वो भी फॉरेन करेंसी में, डॉलर्स में, कि अगर कैपेसिटी चार्जेस हैं जो उनको बोलते हैं कि अगर नई भी बिजली हम उनसे ले रहे हैं लेकिन बहरहाल उनको पेमेंट तो होगी, उससे एक बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी जो अब देखें, हर गवर्नमेंट का अपने एक वो थी अपना प्रायोरिटी। अब PTI की गवर्नमेंट जो है, ये मैं उसको ऐसे कवर अप करता हूँ
कि 2028 तक, ये सही बात है, वापसी हमने चेक किया और बताते रहे हैं, सब खबरें आती रही हैं, 10 आपके मेगा डैम, इनका जो एम्फोसिस है वो हाइड्रो पावर पे है कि पानी सबसे सस्ती जो है, पानी से बिजली बन सकती है। अब इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया 2025 से, जब मोमेंट डैम बनेगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, पानी की शॉर्टेजेस हैं, कोरोक पावर प्लांट और बड़े बड़े अजीब नाम के पावर प्लांट हैं, और जिसमें दासू भी है और वो डायमंड बादशाह, वो तो खैर मेगा। तो 2028 तक मैं समझता हूँ वाकई पाकिस्तान में बिजली की कीमत कम होनी चाहिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, फारूक हमीद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अली गौहर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायरा साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सर आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक, अगर मुसल्लह अफवाज के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया है कि इस मुल्क में अब हमारे अफवाज की तरफ से कोई मदाखलत सियासी अमल में नहीं होगी और हम आइन और कानून के साथ हैं, तो ये मेरे लिए बहुत तसल्ली की बात है। उनकी ड्यूटी है ये अपनी जगह, लेकिन हमारे माजी जो है वो बड़ा तल्ख है, लिहाजा आज की क़यादत अगर ये फैसला कर रही है तो ये बहुत अच्छा फैसला है, इसको सराहना चाहिए। और ये फैसला उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। पिछले 2 साल से ये कहा जा रहा था कि हम मदाखलत नहीं करना चाहते, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, और अब आपने देखा, इसको हौसला बात समझना चाहिए। अभी भी कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पे थोड़े बहुत असरात आते रहेंगे, इसके कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं कुछ शिकवे शिकायतें चलती रहेंगी, लेकिन इस जज्बे को कायम रखते हुए ही हम पाकिस्तान के अंदर वो माहौल खड़ा कर सकते हैं जो आइन और कानून की हुक्मरानी का ख्वाब है, जो यकीनन तरक्की का वाहिद रास्ता है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो दीगर बातें उन्होंने कही हैं, वो ये है कि जिस खत में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई है, उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद एलामिया जारी हुआ वही हमारा मौक़िफ़ है। और ये बात उन्होंने आज नहीं कही, ये बात इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ISPR की तरफ से कही जा चुकी है कि जो वो एलामिया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद, वही हमारा मौक़िफ़ है। और उसमें आज भी उन्होंने कहा कि उसमें कोई साजिश नहीं, कोई साजिश का जिक्र नहीं है। हाँ, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के बारे में सख्त अल्फाज ज़रूर कहे गए, जिसको हमने नॉन डिप्लोमेटिक कहा, और उस पर हमने डिमाश किया अमेरिका को। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी अमेरिका ने हमसे कभी भी अड्डे नहीं मांगे, अच्छा, लिहाजा एब्सोल्युटली नॉट कहने का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका अड्डे मांगता तो वजीर आजम साहब भी यही कहते और हम भी यही कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ये हमसे किसी ने अड्डे कभी मांगे नहीं, बल्कि वजीर आजम साहब ने एक अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू था, उसमें एक सहाफी ने सवाल किया कि अगर आपसे अड्डे मांगे गए तो आप क्या करेंगे। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और उसको उन्होंने ये बना दिया तहरीक इंसाफ ने कि जी वजीर आजम साहब ने अमेरिका को कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि जब ये बात हुई थी उसके बाद कोई 2-3 दिन बाद ही मुईद यूसुफ साहब, जो साबका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने भी ये बात वजाहत से बयान कर दी थी कि हमसे अमेरिकनों ने अड्डे नहीं मांगे, लिहाजा ये कहने का कोई तसव्वुर नहीं है। तीसरी बात उन्होंने जो कही वो बड़ी हौसला अफजा थी, वो ये थी कि पाकिस्तान के से जो न्यूक्लियर एसेट्स है, यानी हमारे एटमी हथियार है, उसके बारे में इमरान खान साहब ने जलसे में कहा कि वो इन गलत लोगों के हाथों में है, जिनके असासे बाहर है, लिहाजा वो गैर महफूज हाथों में है। उसके ऊपर उन्होंने वजाहत की कि हर आने वाली हुकूमत ने इसके अंदर बेहतरी करने की कोशिश की है और हमारे न्यूक्लियर एसेट्स बिल्कुल महफूज है। सर मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। अब तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो दो बातें हैं, एब्सोल्युटली टॉट की बात कहते हैं या बैरूनी साजिश का जिक्र करते हैं, आज DGISPR की जानिब से वाशगाफ अल्फाज में कहा गया कि ये दोनों चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू से ही बात। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मजीद भी चीजों पर बात करेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान फिर से अपने जलसों में वही नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे जो वो कहते आए हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, पैसा इस्तेमाल हुआ है, बैरून मुल्क से पैसा इस्तेमाल हुआ है, लोग हमारे इस्तेमाल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो वो अपने नैरेटिव में बिल्ड करते हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, अदरवाइज सख्त सजा होगी। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का ये नैरेटिव बिल्ड होगा? क्योंकि आज जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो फिलहाल ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है। कमर समान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा कि अब जो मामला है वो नैरेटिव कैसा लग रहा है? नैरेटिव की बात है कि जिसका नैरेटिव ज्यादा अच्छा होगा, जिसका नैरेटिव ज्यादा बेहतर होगा, वो आवाम को उसी तरह से नरेट किया जाएगा, उसी तरह से मोबिलाइज किया जाएगा। और खान साहब की एक मामलात है कि वो आवाम को मोबिलाइज करते हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? खान साहब अभी भी इस बात को नीचे नहीं आने देंगे, इसको भी चलाते जाएंगे और इसके ऊपर वो खड़े होके अपनी पॉलिटिक्स खेलना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ करने या कहने को तो है नहीं। इसी चीज के ऊपर वो खड़े होके अपनी पॉलिटिक्स करना चाहेंगे। वो पाकिस्तान के अवाम को अब इस नफरत की सियासत का एक नया रंग दिखा के, और अमेरिका साजिश कर रहा है, ये जमातें, यानी पीपल्स पार्टी पे अमेरिकी साजिश में शामिल होने का इल्जाम है, जिसकी हमेशा क़यादत के साथ साम्राज्य कुव्वतों का इख्तलाफ रहा, क्योंकि हम तो हमेशा आइन कानून और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की बात करते हैं, लिहाजा हमें भी ये ताना देना, उसकी वजाहत हो गई है। लेकिन खान साहब चीज़ों को ठंडा नहीं होने देंगे, और उन्होंने मुसल्लह अफवाज के सरबराह और अफवाज के बारे में जो मिलिशियस कैंपेन शुरू की गई है उसके ऊपर भी यकीनन इदारे का तहफ़्फ़ुज़ था, और उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, इसको हम बर्दाश्त चलें सर, दूसरी तरफ आते हैं। ये तो बात हो गई तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हवाले से। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन चुकी है और आप इत्तेहादी हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इत्तेहादी है, तो सर काबीना में शिरकत कर रहे हैं आप लोग, काबीना का हिस्सा बन रहे हैं, कोई वजारतों की बात हुई है? पाकिस्तान है आज, उसका सामना करने के लिए सारी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत ही होनी चाहिए। जिस तरह हमने मुश्तरका अपोजिशन के तहत इस हुकूमत को हटाने में हम कामयाब हुए हैं, इसी तरह मुश्तरका जिम्मेदारी लेके और सबको अपनी अपनी हैसियतों को इस्तेमाल करके ही हम पाकिस्तान को इस मामले से निकाल सकते हैं। अगर सारी जमातें इकट्ठी हुकूमत के साथ होंगी तो ये बेहतर तरीके से मुल्क के अंदर भी और बाहर भी इसके असरात होंगे। आप ज़रा गौर कीजिए, एक लॉन्ग मार्च, इससे पहले कई मार्चेस हुए, लेकिन लॉन्ग मार्च बिलावल साहब ने किया, वो 7 तारीख को 8 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचे और 8 फरवरी को, और उसके बाद हमने 8 मार्च को, तो 8 अप्रैल को खान साहब वजीर आज़म नहीं थे, लिहाजा वो मार्च भी कामयाब हुआ, और हमने आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से, और फिर ये नैरेटिव के जी लोग बिक गए, ज़मीर फरोशी हो गई, फलान हो गया, खुद अपनी तरफ नहीं देख रहे, और उनके जो मेंबरान ने जिन्होंने डिफेक्ट किया, हालांकि उनके वोट हमने नहीं लिए, खान साहब के अपने वोटों से, जिनको इनके अपने निशान पे लड़े हुए इलेक्शन जो लोग हैं, उनके वोट हमने नहीं लिए। वोट जो उनके इत्तेहादी जमातें थी वो उनको छोड़ गई, जो अपना अपना वोट लेके आई थी, लेकिन इनके जिन लोगों ने इनको छोड़ा था, तो वो भी बड़ा वाजे कहते हैं कि हम तो खान साहब के साथ गए थे, कि वो नया पाकिस्तान लाने की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं किसी करप्ट को कबूल नहीं करूंगा, बिल्कुल, लेकिन फिर सारे करप्टों को, फिर पाकिस्तान के दुश्मनों को, फिर इन सारे माफियाओं के नुमाइंदों को, इन सबको उन्होंने कबूल कर लिया। तो जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो छोड़ दिया, हम कोई खान की मोहब्बत में नहीं गए थे, हम तो इमरान खान के मैनिफेस्टो के साथ गए थे, उन्होंने मैनिफेस्टो छोड़ दिया, हमने उनको छोड़ दिया। वजारतें कितनी ऑफर हुई हैं आपको, या कितनी वजारतें ले रहे हैं आप? वजारतों के हवाले से क्या है काबीना में? अब मेरे इल्म में नहीं है, हमारी इस पे काम कर रही है, लेकिन जो भी हमारे साइज के मुताबिक बनेगी, इसमें कोई बड़ी लड़ाई नहीं है कि इतनी वजारतें फलां की और इतनी वजारतें फलां की। इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं, और सारी क़यादत जो है वो कुर्बानी के जज्बे के तहत काम कर रही है। वजारतों का इशू को बड़ा होगा, इसमें यकीनन हर जमात की कोशिश होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो है वो हुकूमत को या शहबाज शरीफ साहब को लीवरेज देंगे इसमें। और सदर का क्या कर रहे हैं फिर आप? अभी तो जी पहले गवर्नमेंट फिर देखेंगे, सदर साहब इस्तीफा देते हैं कि मुआवजा कराते हैं,
चलें, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कह रहे कर रहे थे और देखना यह है कि जनाब क्या होता है सदर का। वजारतों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मसला नहीं है, इत्तेहादी है, सबको आगे बढ़ के चलना होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। आपको याद होगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक कॉल है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि काम काम और बस काम। मुल्क के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ के कैरियर पर नजर डाली जाए तो वो कायदे आजम के इस कॉल को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, जो वक्त से पहले दफ्तर पहुंचने की शोहरत और हफ्ते में बमुश्किल एक छुट्टी पर यकीन रखते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने वजीर आजम का हल्फ उठाते ही पाकिस्तान में छुट्टियों का टाइम टेबल एकदम से चेंज कर दिया और हफ्ते में 2 सरकारी छुट्टियां खत्म करके एक यानी सिर्फ इतवार के रोज छुट्टी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का ऐलान करना था कि जनाब सोशल मीडिया पर छुट्टी बंद करने के खिलाफ ट्रेंड चलना शुरू हो गए। सार्फिन शहबाज शरीफ के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में छुट्टी का मामला यह पहली बार जेर बहस है। हमारे मुल्क में इसकी एक और तारीख है। पाकिस्तान बना तो हर चीज की तरह छुट्टी का रोज भी वही था जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, यानी इतवार का दिन। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जुम्मे की छुट्टी का रिवाज शुरू किया, जो उन दिनों में आने वाली में बहुत ज्यादा तब्दीलियों में से एक था, और यह रिवाज उनके जाने के 20 साल बाद तक कायम रहा। फिर जनाब साल 1997 आया जब नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार में आए। नवाज शरीफ को कारोबारी हफ्ते से खास लगाव था, जिन्हें यह शिकायत थी कि जुम्मे के रोज जनाब नमाज तो कायम हो जाती है लेकिन बैनुल अक़वामी मंडी से राब्ता बिल्कुल कट जाता है। बस फिर पाकिस्तान में इतवार के दिन की पूरी और जुम्मे के दिन की आधी छुट्टी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे बाद में हफ्ता और इतवार की छुट्टी में तब्दील कर दिया गया। ऐसा नहीं है जनाब कि छुट्टी के दिन का मामला सिर्फ पाकिस्तान में ही तजुर्बात की नजर हुआ है। सऊदी अरब में पहले जुमेरात और जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी, जिसे बदलकर जुम्मा और हफ्ता कर दिया गया। ओमान की बात करें, कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें और कई और ममालिक की बात करें तो यही रिवाज कायम है। सबसे पहले इस मॉडल के बारे में सोचने वाले शख्स अमरीकी कारसाज कंपनी फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड थे, जो 1926 में इसी नौयत की तब्दीलें लेकर आए थे। जैसे 8 घंटे काम करेंगे, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी, तनख्वाह के साथ सालाना छुट्टियां, और ये सब तमाम चीजें इसमें शामिल थी। पिछले साल स्पेन में भी एक नया तजर्बा हुआ जिसमें हुकूमत ने कंपनियों के साथ 3 दिन की छुट्टी के नताइज भी देखे। अहम बात तो यह थी कि इस तजुर्बे के दौरान अमले को मुकम्मल तनख्वाह दी जाती रही। साल 2022 के आगाज से मुत्तहिदा अरब अमीरात में हफ्तावार छुट्टी में इजाफा किया जा चुका है। रिसर्च से यह पता चला है कि वो कंपनियां जहां काम करने के औकातकार कम है, ज्यादा नहीं है, वहां नताइज में बेहतरी आई है, लोगों में बेहतर काम करने की सलाहियत में इजाफा हुआ है और ऑफिस में अमले की जानिब से बगैर बताए छुट्टी करने की शरह में भी 30% यानी वाज़े कमी नजर आई है। एक तरफ दुनिया इंसानी सलाहियतों को सही तरीके से इस्तेमाल करने और उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत बेहतर करने के लिए जदीद तर्ज जिंदगी की तरफ जा रही है, नित नए तरीके अपना रही है, मॉडल अपना रही है, पैदावारी सलाहियत बेहतर बना रही है, उसमें इजाफा कर रही है। तो अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि इंसान की सलाहियतों में इजाफा करने के बजाय काम के दिनों में इजाफा करने से क्या मुल्क तरक्की करेगा? पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा, इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, इसका लाइफस्टाइल जदीद तर्ज जिंदगी की तरफ चला जाएगा। क्या सिर्फ छुट्टी खत्म करने से हम काम सही हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे? लेकिन कितने मासूम लोग हैं एक छुट्टी पर इतना वावेला मचा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम 7 दिन का है तो हमारे लिए तो एक छुट्टी भी नहीं है। जनाब सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, सेहत रही, जिंदगी रही, तो आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल इसी वक्त 11 बजे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।